मेरे प्यारे जूनियर्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो आज की क्लास का हमारा थॉट है, यू कैन नॉट क्रॉस द सी मेयरली बाई स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट दी वाटर। यानी कि अगर आपको समुद्र क्रॉस करना है तो आप सिर्फ किनारे पे खड़े होकर देखते ही रहेंगे, तब तक आप समुद्र क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से जब तक आपको अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है तो अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी बनाते रहेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, सिर्फ प्लानिंग ही करते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तब तक वो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। ओके, सो आज इस थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है वो ये है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो पहले मैं अपनी वीडियो को शॉर्ट कर देती हूँ। ओके, सो हमारा टॉपिक क्या है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में, मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट, या फिर सेम, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में जो भी हमारे पास सिस्टम है उसका टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, पहला एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट तुम्हें समझना है कि ये जो बेस्ड है वो न्यूटन के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक असर्शन रीजन बनाने के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि अगर असर्शन इसे दे दिया जाए, रीजन इसे दे दिया जाए, तो तुम कह सकते हो ना, हाँ रीजन और असर्शन दोनों ही सही स्टेटमेंट है। एंड रीजन, अब देखो यहाँ पर क्या है कि कैसे है ये न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। तो dp अपॉन dt करके हम क्या कर रहे हैं? हम मोमेंटम का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। तो अभी मैंने यहाँ कहा एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में, यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस। तो यानी कि F इज इक्वल्स टू 0, तो यानी कि dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0। तो अब किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? जब होता है जब वो चीज कांस्टेंट हो। यहां हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? हम यहां कर रहे हैं मोमेंटम का डिफरेंशिएशन। तो मोमेंटम का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब यहां मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। सो मोमेंटम p इज कांस्टेंट। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसको थोड़ा एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने ये कुछ कार्स बनाई है, तो अभी यहाँ पर ये देखो, ये वाली कार्स को तुम इग्नोर कर दो, ठीक है, इन कार्स को मत देखो। तो इस कार को अगर तुम ध्यान दो तो हमारे पास पहले एक कार ये थी, ठीक है, और एक कार ये थी, दो कार्स है। ठीक है, तो मान लो कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ओके, और ये u1 वेलोसिटी से चल रही है, ये u2 वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें यहाँ पे टक्कर हो जाती है, टकरा जाती हैं। जैसे कि दो कार्स हैं, वो चल रही हैं, मूव कर रही हैं, और पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी, u1 ज्यादा थी u2 से, तो फिर क्या हुआ? इन दोनों में टक्करें हो गई। टक्करें हो गई तो फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर एक कार, यही वाली कार और ये दोनों कार दोबारा आई और फिर अपनी अपनी वेलोसिटी से चलने लग गई। ठीक है, तो अब ये दोबारा आई तो जैसे इस तरह से आई। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं कि ये मेरे पास m1 मास की कार थी, ये u1 से चल रही थी, ये m2 मास की कार थी और ये u2 से चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे इनका ये कोलिजन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद यही m1 वाली वेलोसिटी जो है अब इसकी v1 हो गई और इस m2 वाले की वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीजें, ये चीजें आई। तो यहाँ पर एक इवेंट क्या हुआ? कोलिजन। क्या ये टकराने के लिए, इन कार्स को टकराने के लिए क्या कोई बाहर से आया था? किसी ने पकड़ा और कार्स को यूं टकरा दिया? ऐसा तो हुआ नहीं, अपने आप टकराई। मतलब ये तो अपनी अपनी वेलोसिटी से चल रही थी और फिर टक्कर हो गई, तो अपने आप हुआ ना। एक्सटर्नल फोर्स 0 था, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 0 था। अब ये जो सीन है इतना, ये सब क्या है? बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन, तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें पता है क्या होता है, ये जो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला जो लॉ है, इसको हम जब भी लगाते हैं तो एक कोई इवेंट होता है, उस इवेंट से पहले, उस इवेंट के बाद। उस इवेंट से पहले जो मोमेंटम है, उस इवेंट के बाद जो मोमेंटम है, वो चीज सेम रहेगी। तो यहाँ पर इवेंट क्या है? कोलिजन होना। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। क्लियर है इतनी बात? आफ्टर कोलिजन। तो अब जब बिफोर कोलिजन, तो मैंने क्या कहा? एक इवेंट होता है, ये वो इवेंट है। इससे पहले और इससे बाद में मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पहले मोमेंटम क्या है? टोटल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, है ना। तो क्या करेंगे? m1 u1
प्लस m2u2, ठीक है। अब बाद वाला क्या है, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही चीज हमारा क्या कहती है, यही चीज कहती है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। समझ गए इस बात को। चलो इसको अच्छे से डब्बे में बंद कर देते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो तुम देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कार का मोमेंटम सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। m1u1 विल नॉट बी इक्वल टू m1v1, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम कि हमारा m1u1 विल नॉट बी इक्वल टू m1v1, ठीक है। और m2v2 सॉरी m2u2 इज विल नॉट बी इक्वल टू m2v2, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब m1u1 m1v1 के बराबर नहीं होगा, मतलब किसी एक बॉडी का मोमेंटम पहले और बाद में बराबर नहीं होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम टोटल और सिस्टम का मोमेंटम बाद में, दोनों टोटल जो होंगे वो बराबर रहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या कहता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास क्या है 10 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 1 kg, एक 1 kg की जो गन थी उसमें से फायर किया गया, और द रिकॉइल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब भी कोई गन होती है तो वो जो चलती है, बंदूक जब चलती है तो बंदूक में से जैसे ही बुलेट निकलती है तो गन जो होती है ना वो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, तो वो रिकॉइल वेलोसिटी इसकी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मजल, मजल मतलब जो बुलेट निकली है उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो अब देखो पहले क्या हो रहा होगा, पहले तो बुलेट मतलब ये हमारी क्या है, गन बना ली मैंने, और इसके अंदर ही तो होगी बुलेट, इसके अंदर ही बुलेट है। बुलेट का मास जो है वो दे रखा है 10 ग्राम, और हमारी गन का मास है वो दे रखा है 1 kg, ठीक है। अभी ये क्या सीन है, ये बिफोर गन फायरिंग है, बिफोर गन फायरिंग, गन चलने से पहले। तो गन चलने से पहले क्या है, बोथ गन एंड बुलेट एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट, दोनों ही रेस्ट पर हैं। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ गन भी जीरो होगी और वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी जीरो होगी, है ना। तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ गन भी जीरो होगा और मोमेंटम ऑफ बुलेट भी जीरो होगा, है ना, सही बात है, ठीक है। अब आफ्टर गन फायरिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर गन फायरिंग, अब हमें पता कैसे चलता है कि भाई हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही लगाना है, तो वो हमें ऐसे पता चलता है जब कोई भी इवेंट होता है, एक इवेंट जैसे मैंने बताया कि कोलिजन हो रहा है ना, कोलिजन हो रहा है मतलब टक्कर होने से पहले, टक्कर होने के बाद, है ना, या फिर बंदूक चल रही है तो मतलब गन चली है तो गन चलने से पहले, गन चलने के बाद, ये वाली चीज इनसे हम पता करते हैं, ठीक है। तो ये बुलेट है जो हमारी बाहर निकल आई। अब क्या हो रहा है, ये बुलेट जो है वो जब चली है बंदूक चलने, आफ्टर गन फायरिंग होने के बाद ये क्या हो रहा है, इसी की तो वेलोसिटी पता करनी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। और इसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन यहाँ पर क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी 5 मीटर पर सेकेंड दी है। अब क्या हो रहा है, अब देखो तुम क्या करोगे, अब इसका मोमेंटम निकालोगे। अच्छा यहाँ पर तो P इनिशियल में अगर लिखूं P टोटल, या फिर इनिशियल वाला P टोटल, इनिशियल P टोटल विल बी जीरो, ही तो रहा था, इनिशियल P टोटल क्या रहेगा जीरो, ठीक है, अब दिख रहा है। अच्छा तो अब हम फाइनल मतलब गन फायरिंग के बाद का, ठीक है, फाइनल P टोटल क्या होगा वो निकालेंगे, वो हमें पता करना है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं और इधर के मोशन को नेगेटिव ले लूं तो कैसे लिखूंगी, देखो मैं बुलेट के लिए लिखती हूँ पहले, तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये मोमेंटम ही लिख रही हूँ मैं ऊपर वाला ही, ठीक है, इस तरह से ये। फिर उसके बाद मास ऑफ बुलेट क्या दे रखा है मेरे को 10 ग्राम्स, 10⁻³ और वेलोसिटी ऑफ बुलेट मुझे फाइंड करनी है, प्लस मास ऑफ गन क्या दे रखा है 1 kg। फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ गन क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ गन दे रखी है 5,
और वो भी माइनस के साइन के साथ लेंगे तो -5। तो ये मेरे पास इतना डेटा हो गया। अब यही चीज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मेरा क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मेरा लॉ ऑफ, शॉर्ट में ही लिख देते हैं अब इसको, है ना, इतना लंबा बहुत लंबा हो जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये क्या कहते हैं कि इनिशियल वाला पी टोटल, इनिशियल वाला पी टोटल जो होगा वो बराबर रहेगा किसके, फाइनल वाले पी टोटल के। ठीक है, फाइनल वाले पी टोटल के। तो इनिशियल क्या था 0, फाइनल क्या है 10 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस, प्लस क्या, अब तो ये माइनस का हो जाएगा, -5, है ना। तो अब हम इस -5 को इधर ले जाएंगे तो 5 इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी इक्वल्स टू 5/10 इंटू 10⁻³ तो ये चीज हो जाएगी। इसको सॉल्व कर देती हूँ मैं, डायरेक्टली लिख देती हूँ। अब तुम देख लो, एक 10 से ये 10⁻² हो जाएगा, ये -2 पर पहुंचेगा तो 10⁻+2। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी 500 क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए। ओके, तो सिंपल था कॉन्सेप्ट, मैंने तुम्हें सारा बता दिया कि किस तरह से करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिजन ऑफ बॉल विद बॉल। ठीक है, गेंद का दीवार के साथ कोलिजन। अब मान लेते हैं कि हमारी जो बॉल है, वो बॉल जो है उसका मास है m और वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में फेंकी गई, और वो इस डायरेक्शन में फेंकी गई और जाके इस तरह से टकराई इस डायरेक्शन में। तो फिर ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही थी और फिर इस तरह से वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई विद सेम स्पीड। तो क्या हम क्या लिखेंगे, अ बॉल ऑफ मास m, ठीक है, अ बॉल ऑफ मास m विद वेलोसिटी v strikes to the wall with making angle theta with horizontal, ठीक है, with theta with horizontal and reflects back at same speed के साथ रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, ये देखो सेम स्पीड के साथ रिफ्लेक्ट किया है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना होता है, यहाँ पर पूछा ये जाता है चेंज इन मोमेंटम बताना होता है। तो देन चेंज इन मोमेंटम विल बी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही होगा। तो पहले ये पता करो कि पी फाइनल पी इनिशियल मतलब, पी फाइनल मतलब बाद का, पी इनिशियल मतलब पहले का, तो किसके बाद और किसके पहले। तो ये रहा कोलिजन, ये क्या है, कोलिजन, यही तो हो रहा है कोलिजन। इस कोलिजन से पहले, ठीक है, इस कोलिजन से पहले और इस कोलिजन के बाद। तो कोलिजन से पहले क्या, यहां पर ये दोनों चीजें मिलकर बनाएंगी पी इनिशियल। ठीक है, यहां हमारे को क्या मिलेगा, यहां हमें मिलेगा पी इनिशियल, ऐसे यहां लिख देती हूँ, ये पी इनिशियल और ये मेरा क्या, पी फाइनल। ठीक है, ये वाली चीज, यही तो मोमेंटम है मेरा, एम और वी का डायरेक्शन कर देंगे, यही तो पी इनिशियल, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, पी फाइनल। ठीक है, पी इनिशियल और पी फाइनल। तो अब हमें क्या करना है कि ये प्रॉपरली ना ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे, इसे रिजॉल्व कर देंगे। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, रिजॉल्व करते हैं, देखो, ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं। चलो अब रिजॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको रिजॉल्व करोगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग करोगे। अब तुम देखो कि ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी कॉस थीटा। ठीक है, और इस साइड की डायरेक्शन प्लस आई कैप। ठीक है, इस साइड डायरेक्शन हमारी प्लस की है और एक्स एक्सिस के अलोंग है तो प्लस आई कैप। फिर ये इधर की डायरेक्शन ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा और फिर माइनस का जे कैप। नीचे की डायरेक्शन है तो नेगेटिव है और वाई एक्सिस है तो जे कैप ले लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि कोई और कलर लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों का देखो, ये
ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस साइड। अब तुम देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा था, तो ये वाला भी थीटा है क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है। जब ये थीटा है तो ये लाइन ऐसे जा रही है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो फिर ये क्या लिख देंगे हम, एम वी कॉस थीटा, और कैसा, माइनस का आई कैप। ठीक है, और इधर की तरफ ये क्या बनेगा, एम वी साइन थीटा माइनस का जे कैप। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पी इनिशियल पी फाइनल लिख लिए। अच्छा, तो मैं अब तुम्हें यही, मैं अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भाई मेरा पी इनिशियल क्या हो गया, पी इनिशियल क्या हो गया, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, है ना। सो पी इनिशियल हमारा क्या हो गया, देखो ये है एम वी कॉस थीटा प्लस आई कैप और एम वी साइन थीटा माइनस जी कैप। ठीक है, तो एम वी कॉस थीटा प्लस आई कैप प्लस एम वी कॉस थीटा, या फिर इस तरह ना लिखकर हम इसे ऐसे लिखते हैं, प्लस आगे कर देते हैं आई कैप, ऐसे कर देते हैं, है ना, और ये माइनस का जे कैप। ठीक है, क्योंकि माइनस एम वी कॉस थीटा है जे कैप के साथ, तो ये जे कैप का जो ये माइनस है वो यहाँ के लगा दिया है, सिर्फ जे कैप पीछे रहे, सॉरी जे कॉस थीटा नहीं है, साइन थीटा है ना, साइन थीटा जे कैप। ओके, तो ये हो गया। अब मेरा पी फाइनल क्या लिखेंगे, पी फाइनल देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये और ये। ठीक है, तो माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप लिख सकती हूँ मैं इसे, माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप प्लस, फिर ये देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, ये माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप। तो फिर अब ये मेरा ऐसे लिख देते हैं, माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या करना है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करना है, तो ये देखो ये सारा लिख दो, एम वी कॉस थीटा आई कैप, ये साइन की वजह से अंदर चेंज हो जाएगा, एम वी साइन थीटा जे कैप। अब ये फॉर्मूले वाला माइनस आ गया, फिर उसके बाद ये एम वी कॉस थीटा आई कैप, और फिर उसके बाद ये प्लस से ये माइनस बन गया था। ठीक है, मतलब अब ये प्लस तो खत्म हो गया, माइनस ही रहा यहाँ पे, बट ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन, ये पी इनिशियल क्या है, माइनस किया जा रहा है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले की वजह से, तो ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा, ये माइनस जो था वो प्लस बन जाएगा। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर एम वी साइन थीटा जे कैप। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब तुम देख सकते हो कि ये माइनस एम वी साइन और ये प्लस एम वी साइन थीटा, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है, तो इसी चीज को यूज करना है। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, क्या ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो थीटा है, हेयर द थीटा इज ये एंगल विद हॉरिजॉन्टल है, क्या है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल। क्लियर, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया, थोड़ा सा कुछ और केसेस हैं, वो क्या, कि अगर बॉल जो है वो परपेंडिकुलर फेंकी जाए सरफेस के, जैसे कि ये सरफेस है, सरफेस या फिर वॉल, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ वॉल, सरफेस या फिर वॉल। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर फेंकी जाए, तो ये सरफेस है और ये बॉल फेंकी जा रही है, तो फिर अब बताओ इसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, थीटा, जो कि है कितना, 0। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला क्या था चेंज इन मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम का था माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे, माइनस टू एम वी आई कैप। ठीक, ओके, अब उसके बाद केस 2 देखते हैं। तो केस 2 क्या कह रहा है मेरा, कि व्हेन थीटा इज गिवन विद वर्टिकल, जब थीटा जो है वो वर्टिकल के साथ दिया हो, तो थीटा क्वेश्चन में थीटा ही वर्टिकल के साथ दिया है, तो फिर ये एंगल लेते थे ना हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला था चेंज इन मोमेंटम का माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप।
तो अब मैं यहाँ कॉस थीटा की जगह पर थीटा नहीं रखूंगी, मुझे क्या रखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा डेरिवेशन था उसके अकॉर्डिंग तो ये वाला ये थीटा था, ये क्या था एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ ये क्या है एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मेरा ये क्या मिल जाएगा मुझे डेल्टा पी इज इक्वल्स टू -2mv साइन थीटा आई कैप। क्लियर है इतनी बात? ओके वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ए बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक द रिजिड वॉल ऑफ विद स्पीड v स्पीड से टकराती है। जैसे ये वॉल मान लो m मास की और ये v स्पीड से टकराती है, और फिर ये बॉल जो है अब गेट रिफ्लेक्ट हो जाती है विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड, कोई स्पीड में लॉस नहीं आता, तो ये भी v रहा और ये मास है, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। अब इम्पल्स कैसे निकालें, मैंने तो तुम्हें ये बताया है कि तुम चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो तुम्हें पता है ना कि इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम तो बराबर होते हैं, तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, वही -2mv cos थीटा आई कैप, ठीक है। तो अब बट यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इस केस में मुझे लगाना पड़ेगा -2mv साइन 30, ठीक है, क्योंकि ये जो थीटा है 30 डिग्री, दिस इज विद वर्टिकल, ठीक है, ये वाली चीज। तो अब साइन 30 लगाएंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2mv साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा -2mv आई कैप। क्लियर है? अच्छा, तो इसका मतलब इम्पल्स की डायरेक्शन, यही हमारा क्या हो गया, इम्पल्स हो गया, इम्पल्स जो कि क्या है -2mv आई कैप, ओके। और अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वॉल, इस दीवार पर ऑन वॉल ड्यू टू बॉल, वॉल के ऊपर बॉल की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब तुम देखो कि ये इम्पल्स है, इम्पल्स बॉल के ऊपर, ये जो गेंद थी, हिंदी में बोल देती हूँ, गेंद जो थी उसके ऊपर जब बॉल इम्पल्स लगा रही थी तो वो किस डायरेक्शन में लगाई है, -x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ऑन बॉल, ठीक है, ऑन बॉल इम्पल्स, इम्पल्स बाई वॉल क्या है, अलोंग -x एक्सिस, ठीक है। बॉल के ऊपर इम्पल्स जो है वो कहाँ लग रहा है, -x एक्सिस, तुम देख सकते हो, अभी अभी हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, तो सो द फोर्स ऑन बॉल बाई वॉल किस तरफ होगा, अलोंग एक -x एक्सिस, क्यों, क्योंकि भाई जिस डायरेक्शन में इम्पल्स उसी डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। अब जब इस गेंद के ऊपर दीवार के द्वारा लगाया गया फोर्स -x एक्सिस के अलोंग है इधर की तरफ, तो ये जो गेंद होगी वो दीवार पर इस तरफ ही तो फोर्स लगाएगी, तो फिर हम क्या लिखेंगे, सो द फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू या फिर बाई, हम बॉल ड्यू टू बॉल इज अलोंग +x एक्सिस, ठीक है, +x एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। क्लियर है? चलो, ये सारा तो हमारा इसका था, ठीक है। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन हो गया। देन हम देखते हैं कि हमारे कॉमन फोर्सेस क्या देते हैं मैकेनिक्स में, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हम क्या कॉमन फोर्सेस हम पढ़ते हैं, तो वो कॉमन फोर्सेस क्या हैं, ठीक, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला फोर्स जो है वो आता है वेट। वेट होता क्या है, देखो एक चीज होती है मास और एक चीज होती है वेट, तो वेट और मास में क्या अंतर है,
मास का मतलब है किसी भी बॉडी है उसके पास जो भी मटेरियल है वो सारा कुछ क्या है, उसका मास है, ठीक है, वो सारा कुछ उसका क्या है, मास। फिर बात आती है कि वेट, वेट क्या होता है, तो वेट एक एक्चुअली क्या है, फोर्स है। तो वेट क्या है, द फोर्स, द फोर्स बाय विच, द फोर्स बाय विच द अर्थ pulls in downward direction, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हर बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। कोई बॉडी होती है अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगा रही होती है, हर बॉडी पे लगाती है। तो वो जो फोर्स लगा रही होती है, जितना फोर्स लगा रही होती है वही क्या होता है, उसका वेट होता है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास है m, इस पर नीचे की तरफ g लगेगा, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये बात तो हम सब जानते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, क्यों, F इक्वल्स टू ma होता है, ठीक है। तो इसका वेट क्या हो जाता है, इसीलिए इसका वेट क्या हो जाता है, mg, ठीक है। तो इसका वेट क्या हो गया मेरा भाई, mg। इतना क्लियर है। फिर बात आती है कि ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है। तो नॉर्मल फोर्स जो होता है वो जब भी कोई दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं, जब भी कोई दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं, तब एक दो, जैसे एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, दो सरफेस आ गई, तो ये वाली सरफेस भी इस पे फोर्स लगाएगी, ये वाली सरफेस भी इस पे फोर्स लगाएगी। तो दोनों जो भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाती हैं। तो when two surfaces, या फिर टू बॉडीज लिख देती हूँ, है ना, when two bodies come in contact, then they apply a force on each other, which is perpendicular to the surface in contact, जो सरफेस कांटेक्ट में है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है फोर्स। तो कैसे लगता है देखते हैं। जैसे ये हमारी कोई एक सरफेस, उसके ऊपर ये मेरा रखा है एक ब्लॉक, ठीक है। तो अब ये एक ब्लॉक था, ये एक टेबल है, मान लो कि ये हमारी क्या है, टेबल, और टेबल पे ये रखा है ब्लॉक। तो इसमें ये बताओ सरफेस कांटेक्ट वाली कौन सी है, तो यही तो है कांटेक्ट वाली सरफेस। तो दिस इज द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट यही है। तो इसका मतलब इसी के परपेंडिकुलर लग जाएगा फोर्स, इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अगर यही सरफेस थोड़ी सी टेढ़ी हो तो, मैंने कहा ऐसी है, ये कोई ऐसे वेज टाइप है, वेज स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, ये वेज है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा क्या है, ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो अब इसमें बताओ कांटेक्ट में कौन सी सरफेस है, तो दिस इज द सरफेस इन कांटेक्ट, सरफेस इन कांटेक्ट, यही तो सरफेस इन कांटेक्ट है। अब ये सरफेस है कैसी, क्या ये सीधी सीधी है, मतलब ऐसे टेढ़ी टेढ़ी सी है ना, तो इस टेढ़ी के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस टेढ़ी सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे, अब थोड़ा सा इसको घुमा लेती हूँ ताकि परपेंडिकुलर बना पाऊँ। तो ये चीज हो जाएगी, सीन मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो भी जैसी भी सरफेस है, सरफेस जैसी भी है, सरफेस ऐसी है कांटेक्ट में, तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ तो, और एग्जांपल्स में मेरा क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, ठीक है, ये दो ब्लॉक्स हैं, क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन कि मैंने कहा अब ये, अब इनकी कांटेक्ट वाली सरफेस कौन सी है, ये वर्टिकली है। तो वर्टिकली है तो मेरा कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे, कांटेक्ट सॉरी नॉर्मल फोर्स हमारा कैसे लगेगा, इस तरह से। ये दूसरी एक दूसरे के ऊपर लगाती है नो डाउट, तो इस तरह से ये हमारे क्या लगेंगे, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। क्लियर है इतनी बात।
तो जो भी सरफेस कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर लगती है। फिर आती है बात कि टेंशन क्या होता है। टेंशन होता है कि व्हेन अ बॉडी इज कनेक्टेड बाय रोप और स्ट्रिंग, जब भी कोई बॉडी किसी स्ट्रिंग या रोप से कनेक्टेड होती है। आज इस क्लास को यहीं तक करते हैं, देन उसके बाद आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, है ना। इस वाले लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था, तो अभी तक का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे करने होंगे, और जो वो ये ब्लॉक्स वाले क्वेश्चंस, पुली वाले क्वेश्चंस हैं, वो सब नेक्स्ट लेक्चर से शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं।